हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश दुबे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज हंटर पे। दोस्तों, हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स में जो कि हमारा चैप्टर 7 है एम लक्ष्मीकांत किताब का, उसका पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आर्टिकल 20 से 24 तक डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल 19 का पूरा डिस्कशन हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाके देखें जरूर। चलिए इस वीडियो के लिए शुरू करते हैं आर्टिकल 20 से। तो आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक फ्रीडम दी गई है, एक प्रोटेक्शन दी गई है। प्रोटेक्शन किस टाइप की दी गई है कि अगर हम पे किसी गुनाह के लिए इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उस इल्ज़ाम के बाद अगर वो प्रूव भी हो जाता है इल्ज़ाम, तो हमें उसके लिए कितनी सज़ा मिलेगी। क्या जो लिखा है वही सज़ा मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर उसके बाहर भी सज़ा मिल सकता है? तो इसका आंसर है कि नहीं, जितना कॉन्स्टिट्यूशन में सज़ा लिखा गया है उतना ही सज़ा मिलेगा आपको। किस तरीके से? तो वो इस तरीके से कि आर्टिकल 20 जो है ये आपको प्रोटेक्शन देता है कि आपको कोई भी जज, कोई भी जुडिशरी का पार्ट, कोई भी सेक्शन एग्जीक्यूटिव का आपको अपनी मर्जी से सज़ा नहीं दे सकता। जो आप, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो लीगल पर्सन हो, किसी भी टाइप का इंसान हो, उसके ऊपर ये लागू होता है कि उसको जो है, जिसको बताया जा रहा है कि इसने ये गुनाह किया है, उसको अपने मन मुताबिक सज़ा नहीं दिया जा सकता। उसको जितना चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं उसी के हिसाब से सज़ा दिया जाएगा। और एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती किसी भी चीज़ के लिए, हद से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। इसके लिए 3 प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्योर किए गए हैं। एक है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि पहले कोई लॉ आया, उस लॉ के तहत कोई सज़ा मुकर्रर की गई किसी एक गुनाह के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ 10 साल बाद, 20 साल बाद एक और लॉ आया जिसने बोला कि अब वो गुनाह नहीं रह गया है। अब उस टाइप का कोई क्राइम अगर करता है, यानी कि मान लीजिए कि 2010 में, मान लीजिए, बस सोचने वाली बात है कि मान लीजिए कि 2010 में मर्डर करना कोई क्राइम नहीं था, और आपने 2010 में 365 दिन में 365 दिन हर एक दिन किसी न किसी का मर्डर किया, तो आपने एक साल में 365 मर्डर कर दिए 2010 में। फिर आप 2020 में एक नया लॉ पास हुआ जिसमें बोलते हैं कि अब मर्डर करोगे तो आपको जो है 6 साल की सज़ा या फिर उम्र कैद की सज़ा, ऐसा कुछ होगा। तो 2020 में आपको सज़ा हो रही थी, 2010 में सज़ा नहीं हो रही थी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 2020 में बैठे हो और आपने किसी का मर्डर नहीं किया 2020 में, तो क्या अब आपको कोई ये बोलेगा कि 2010 में तुमने 365 मर्डर किए थे और इसलिए तुमको अब 2020 में उसके लिए सज़ा मिलेगी? तो आंसर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि पुरानी की गई चीज़ों का, जो कि पुराने लॉ से संबंधित थी, उसके लिए किसी को सज़ा मिले। दिस इज़ कॉल्ड नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि 2010 में जितने भी मर्डर आपने किए हैं उसके लिए आपको सज़ा नहीं मिलेगी। 2020 का लॉ क्योंकि ये कहता है कि वो अब एक, क्योंकि वो 2020 का लॉ ये बोलता है कि वो मर्डर एक क्राइम था, क्राइम है, 2020 का लॉ ये बोलता है। लेकिन 2010 के लॉ के हिसाब से देखें तो वो क्राइम नहीं था। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जिस टाइम पर वो लॉ उसके लिए पनिशमेंट देता है, उस टाइम पर अगर उस क्राइम को कमिट किया जाए तभी आपको सज़ा मिलेगी। पुरानी की गई चीज़ों की सज़ा आपको वर्तमान में नहीं दी जा सकती, अनटिल एंड अनलेस कि वो लॉ अभी भी उसके लिए सज़ा देता हो, ठीक है। तो पर ये कुछ चीज़ों के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि मतलब टैक्स लॉस पे या फिर सिविल लॉस पे एप्लीकेबल नहीं है। सिविल लॉस के लिए और पुराने टैक्स के लिए आपको अभी के लिए पे करना पड़ सकता है, यानी कि पुराना अगर कोई टैक्स बकाया है तो पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना टैक्स था तो आज के ज़माने में वो टैक्स नहीं बचा तो इसका मतलब आपको पे नहीं करना पड़ेगा। पुराना टैक्स भी बकाया है तो आपको पे करना पड़ेगा। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है, यानी कि पुरानी चीज़ों के लिए, वो टैक्स लॉ पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्रिमिनल लॉ पे एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर डबल जियोपार्डी में क्या है कि एक गुनाह के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। 2 बार सज़ा मिलने से क्या मतलब है कि एक कोर्ट में आपको 2 बार सज़ा नहीं सुनाई जा सकती एक ही गुनाह के लिए। पर हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते थे और उस कंपनी ने आपको निकाल दिया, ठीक है, कंपनी ने आपको निकाल दिया क्योंकि आपको जो जुडिशरी है उसने आपको उम्र कैद की सज़ा दी थी, आपने कोई मर्डर किया था, तो कंपनी ने निकाला, तो उसी गुनाह की सज़ा आपको कंपनी ने भी दी, जुडिशरी ने भी दी। तो क्या ये डबल जियोपार्डी है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो डबल जियोपार्डी, डीजे के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है, वो सिर्फ एक कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के थ्रू ही अवेलेबल है। यानी कि आपको ये कोर्ट जो है या फिर कोई जो जुडिशरी है वो आपको एक गुनाह के लिए 2 बार सज़ा नहीं दे सकती, पर कोई और बॉडी दे सकती है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड डबल जियोपार्डी विच इज़ नॉट अवेलेबल एक्सेप्ट कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल। मतलब कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल को छोड़ करके
आपके साथ डबल जेओपार्डी हो सकती है, यानी कि 2 बार आपको सजा दी जा सकती है। एक किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई दे दे, या फिर जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं वही कोई दे दे, तो ऐसी चीज़ें हैं। अब ये सारी इम्यूनिटीज़ जो हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में लागू नहीं होती। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? ये एक ऐसा कैद है जहाँ पर आपको पहले ही कैद कर लिया जाता है। किस लिए कैद किया जाता है? ताकि आप कोई गुनाह कर ना पाएँ। तो कोई गुनाह कर ना पाएँ इसके लिए आपको कैद किया जा रहा है, यानी कि ये एक प्रिवेंटिव मेजर है ताकि आप वो गुनाह कर ही ना पाएँ। तो इस टाइप के केसेस में आपके पास ये नहीं है कि आप नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लगाओ या फिर बोलो कि मेरे पास डबल जेओपार्डी मेरे ऊपर नहीं हो सकती। ये सब आपके ऊपर किया जा सकता है अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू अंडर आए हो जेल के, ठीक है। फिर आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है कि आपको अपने ही खिलाफ सबूत नहीं बनाया जा सकता, यानी कि अब ये नहीं बोल सकते कि तुमको 3rd डिग्री का टॉर्चर दे करके बोले कि एक्सेप्ट करो तुमने गुनाह किया है, एक्सेप्ट करो तुमने गुनाह किया है। दैट इज वेरी रॉन्ग। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन में क्या क्या है कि ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूड करता है, यानी कि आपसे ज़बरदस्ती बुलवाया नहीं जा सकता कि आपने कोई गुनाह किया है और आपके थ्रू, आपके हाथों के थ्रू, आपके थ्रू ऐसा लिखवाया भी नहीं जा सकता कि आपने कोई गुनाह किया है। ज़बरदस्ती कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जो कि ये बोले कि आपने गुनाह किया है। तो आपको खुद ही के खिलाफ विटनेस बनने से रोका जाता है और उसके लिए आपको प्रोटेक्शन भी दी जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे ये नहीं बोला जा सकता कि आप किसी चीज़ को हमारे सामने लेके आएँ। इसका मतलब ये नहीं है कि दैट कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी देयर। आपसे कोई चीज़ मंगवाई जा सकती है, ठीक है, जो आपके हक में हो। आपसे अंगूठे का निशान लिया जा सकता है, आपके सिग्नेचर लिए जा सकते हैं, आपके खून का सैंपल लिया जा सकता है, ठीक है, आपकी बॉडी की पूरी एग्जामिनेशन की जा सकती है, उसको देखा जा सकता है। तो इतनी 3 चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है। तो चीज़ें याद करने वाली हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। अब ये सिर्फ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक्सटेंड करता है, यानी कि सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ही ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग को अगर हम छोड़ दें तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को छोड़ने के बाद बचता क्या है? सिविल लॉ और टैक्स लॉस। तो सिविल लॉ और सिविल लॉस पे जो है ये चीज़ लागू नहीं होती। मतलब सिविल लॉस पे ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके खिलाफ लिया जा सकता है आप ही के थ्रू, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग तक ही लागू होता है, ठीक है। क्या? सेल्फ इंक्रिमिनेशन सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग तक लागू होता है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस में ये तीनों ही चीज़ें, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेओपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तीनों ही लागू नहीं होते हैं। तो वो तो हो गया आर्टिकल 20 को लेकर के, जिसमें हमने देखा कि अगर आपको किसी गुनाह की सज़ा दी जा रही है तो क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्टिकल 21 में लाइफ को प्रोटेक्ट करने की और हमारे आज़ादी को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। ये कहता है कि कोई भी इंसान को उसकी लाइफ के लिए डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, मतलब कि उसकी जान नहीं ले सकते आप, ठीक है, ना ही उसकी पर्सनल आज़ादी उससे छीन सकते हैं, ठीक है। तब तक नहीं छीन सकते जब तक कोई लॉ इस चीज़ के लिए पास ना हुआ हो, यानी कि एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। अगर लॉ में ऐसा कोई प्रोसीजर है तो हो सकता है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है 2 केसेस में। एक केस लीजिए गोपालन केस। तो गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सिर्फ आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल है। यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव कोई ऐसी चीज़ करता है जिससे आपके आर्टिकल 21 का हनन होता है तो आप इसके खिलाफ गुहार लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ पास हो गया जिसके थ्रू आपका आर्टिकल 21 छिन रहा है तब आप ये नहीं कर सकते। तो एंड नॉट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन, इसका मतलब यही है। और उन्होंने जो पर्सनल लिबर्टी है उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि सिर्फ आपकी बॉडी तक ही आपका लिबर्टी है, यानी कि आप कैसे रहना चाहते हो, आपका शरीर कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, सिर्फ वहीं तक आपकी लिबर्टी है और उसके आगे कुछ भी नहीं। फिर एक अगला केस आया मेनका केस। तो मेनका केस में इन्होंने अपने पुराने डिसीजन को रिवर्स किया और उन्होंने ये बोला कि ये जो पिछला डिसीजन था हमारा कि प्रोटेक्शन इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन, ये गलत है। आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन अवेलेबल है। क्यों? उनका ये मानना था कि अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा लॉ ला करके जिससे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जैसी महत्वपूर्ण चीज़, बेसिक चीज़ डिप्राइव हो जाए किसी भी इंडिविजुअल की, वो नहीं किया जा सकता। तब तक नहीं किया जा सकता जब तक ऐसा लॉ फेयर ना हो, जस्ट ना हो, रीजनेबल ना हो उस कंडीशन को लेकर के, ठीक है। तो इस तरीके से इन लोगों ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को काम में लाया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम पढ़ चुके हैं अपने पिछली वीडियोस में, जिसमें हमने देखा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये देखता है कि जो लॉ आया है वो सही है, रीजनेबल है कि नहीं, वो ये देखता है। वो ये नहीं देखता कि लॉ आया है उसको हमको फॉलो करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। राइट टू लाइफ का मतलब होता है ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना।
ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना राइट टू लाइफ का मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पिछला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि पर्सनल लिबर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तक लिमिटेड है, वो अब खत्म हो गया। उन्होंने बोला कि हर वो चीज़ जो कि एक आदमी के जीवन के लिए ज़रूरी है, जो कि उसको डिग्निटी से जीने के लिए मतलब कि सम्मान से जीने के लिए रखती है, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 21। फिर आर्टिकल 21A एक है जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। राइट टू एजुकेशन के केस में हम लोग देखें तो जानेंगे कि इसमें बोला गया है कि जो स्टेट है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी होगी सारे बच्चों को जो कि 6 से 14 साल के बीच में हैं, और इस तरीके से देनी होगी जिस तरीके से स्टेट चाहे। ठीक है, अब इसको इस्टेब्लिश किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। ठीक है, इस राइट को, आर्टिकल 21A को। ठीक है, अब इस अमेंडमेंट के थ्रू 86 CAA के थ्रू क्या हुआ कि जो आर्टिकल 45 में जो सब्जेक्ट मैटर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जो कि पहले ये बोलता था कि 6 से 14 साल के बीच के बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए, वो अब चेंज हो गया और अब वो ये बोलता है कि 6 साल के नीचे के जितने बच्चे हैं उनको अच्छा खासा चाइल्डहुड केयर मिले, ध्यान दिया जाए उन पे और एजुकेशन पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए उनके। ये अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अब ये बोलता है। पहले 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था, अब 6 से नीचे वालों के लिए भी हो गया है। क्यों? क्योंकि जो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था कि 6 से 14 साल के बच्चों वालों के लिए अवेलेबल हो, वो चीज़ अब आर्टिकल 21A में आ चुकी है। तो अब जब वो फंडामेंटल राइट बन गई है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कुछ ऐसा इंक्लूड किया गया है जो कि आगे अचीव करने के लिए देखती है गवर्नमेंट, तो वो ये है आर्टिकल 45 में। फिर आर्टिकल 51A में एक नया फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया जो कि ये बोलता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के बीच के लिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करवाएं। फिर एक नया लॉ पास किया गया राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में आया था। तो ये सब चीज़ें याद कर लीजिए। आर्टिकल 22 एक है, आर्टिकल 22 ये बोलता है कि इसमें उन लोगों के लिए प्रोटेक्शन है जो कि अरेस्ट हो चुके हैं या फिर डिटेन हो चुके हैं। अब यहाँ एक फ़र्क देखिए, फ़र्क क्या है ना कि अब जैसे आर्टिकल 20 की बात करें तो उसमें यह था कि आप गुनहगार हो, ठीक है, आप गुनहगार हो और या फिर हो सकता है कि ना भी हो, तो दोनों ही केस में आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है कि भैया ऐसा हो सकता है कि आप गुनहगार रियली में ना हो और आपके ऊपर कार्रवाई चल रही हो और उस कार्रवाई से जो गलत चीज़ें हो सकती हैं कि मतलब आप ही को आपके खिलाफ सबूत बनाया जा सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पहले की गई हुई किसी चीज़ की सज़ा मिल जाए, तो इन सभी चीज़ों के खिलाफ आपके पास प्रोटेक्शन अवेलेबल थी। लेकिन यहाँ पर किन टाइप की प्रोटेक्शन अवेलेबल है कि अगर आपको अरेस्ट होने जा रही है तो आप क्या क्या चीज़ें अपने लिए कर सकते हो उस टाइम पर, ठीक है, तो वो चीज़ें हमको देखनी है। तो बेसिकली दो टाइप की अरेस्ट होती है, एक होती है प्यूनिटिव, एक होती है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव में क्या होता है कि आपके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, आपको बताया, आपको मुजरिम करार किया जा चुका है, तो आपको अब सज़ा मिलनी ही मिलनी है, ठीक है, तो वो होती है प्यूनिटिव डिटेंशन। एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि आपको मुजरिम करार नहीं किया गया है पर ऐसा स्टेट को लगता है, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है कि आप कोई क्राइम कर सकते हो बहुत बड़ा, जिससे ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, तो इसलिए आपको पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है ना। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर है ताकि कोई आगे जो है कोई क्राइम ना हो सके। फिर कोई ऐसा इंसान जिसको ऑर्डिनरी लॉ के अंडर अरेस्ट किया जा रहा है तो उसके पास कुछ राइट है कि वो चीज़ें कर सकता है अरेस्ट होने से पहले। क्या है कि भैया जान सके कि किस चीज़ के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, लॉयर को कंसल्ट कर सकता है, ठीक है। फिर मजिस्ट्रेट के आगे उसको प्रोड्यूस सामने रखना, मजिस्ट्रेट के आगे उसको प्रोड्यूस किया जाना होगा 24 घंटे के अंदर उसके अरेस्ट के, यानी कि अगर अरेस्ट किए हो, पुलिस वाले अरेस्ट किए हैं अगर किसी को, तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करना होगा। मतलब मजिस्ट्रेट एक टाइप का जज होता है जो कि क्रिमिनल कोर्ट को देखता है, तो मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करना होगा। और ये जो मजिस्ट्रेट है अगर इन्होंने कोई सज़ा नहीं सुनाई इसको, तो इसको रिलीज़ भी करना होगा 24 घंटे के बाद, ठीक है, अरेस्ट के, क्योंकि कोई सज़ा नहीं सुनाई गई है आगे के लिए, तो वो चीज़ है। पर ये जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट इन ऑर्डिनरी लॉ फॉर अ पर्सन, इट इज़ नॉट अवेलेबल टू एन एनिमी एलियन, यानी कि अगर कोई एलियन है, कोई फॉरेन पर्सन है, तो उसके पास ये अवेलेबल है ये सारे के सारे राइट्स। लेकिन अगर एनिमी एलियन है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसे देश का देशवासी यहाँ आता है जो कि भारत का शत्रु है, ठीक है, तो उस केस में एनिमी एलियन के खिलाफ ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। एनिमी एलियन कोई ये अधिकार नहीं है कि वो जान सके किस लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है, वो लॉयर से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करवा सकता, ये सारी चीज़ें हैं।
और प्रिवेंटिव डिटेंशन का कोई केस हो तो भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, सिविल अरेस्ट हो तो भी अवेलेबल नहीं होगा, किसी को डिपोर्ट किया जा रहा हो, किसी और कंट्री में भेजा जा रहा हो, किसी और जगह पे भेजा जा रहा हो, किसी और स्टेट में भेजा जा रहा हो, तो भी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है किसी गुनाह के लिए। इनकम टैक्स में ये अवेलेबल नहीं है, ये ऑर्डिनरी लॉ के अंडर जो अरेस्ट होती है, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा। फिर आता है अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन आपका होता है कि मतलब किसी चीज़ को रोकने के लिए अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो उस केसेस में आपके पास क्या क्या है। तो भाई आपको तीन महीने से ज़्यादा की कैद नहीं हो सकती, ठीक है, जब तक एक एडवाइजरी बोर्ड ये ना जारी करे कि नहीं ज़रूरी है कि 3 महीने से आगे की कैद इनके लिए रखी जाए। उस एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट जजेस होते थे, ठीक है। अब ये जो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है कि किस लिए आपको अरेस्ट किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर, ये सारी की सारी चीज़ें डिटेनू को यानी कि जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको बता देना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि इससे पब्लिक इंटरेस्ट को कोई हार्म होगा, जनहित में कोई बुरी चीज़ जाएगी। तो अगर ऐसा लगता है कि जनहित में कोई बुरी चीज़ जाएगी, तब उस प्रिजनर को ना बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या हो रहा है आपके खिलाफ। बट अगर ऐसा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो कॉज है वो बताया जाना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो भी कॉज है कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया वो सब बताया जाना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस कि ऐसा ना हो कि कॉज बताने की वजह से कोई हड़कंप मच जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिससे जनहित में कोई चीज़ ना बचे, ठीक है। फिर डेटेनू जो है जिसको अरेस्ट किया गया है उसको एक ऐसी मौका देना चाहिए कि वो अपने लिए रिप्रेजेंटेशन दे सके, यानी कि लॉयर को हायर कर सके अगेंस्ट द अरेस्ट ऑर्डर, ठीक है। आर्टिकल 22 जो है ये पार्लियामेंट को ये ऑथराइज करता है कि पार्लियामेंट बताए कि कौन कौन से ऐसे केसेज हैं जहां प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू होगा और मैक्सिमम पीरियड क्या होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन का, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इसके लिए, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए दोनों को, पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को ही पावर दे रखी है कि इस पे लॉज बनाए प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। तो पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगी डिटेंशन के, प्रिवेंटिव डिटेंशन पे, वो डिफेंस से रिलेटेड होगा, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड होगा और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड होगा। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों ही मिल करके एक साथ कॉन्करेंटली कुछ सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ये बोलता था, ये बोला क्या था, उसने ये कर दिखाया कि जो डिटेंशन होगा, जो अरेस्ट होगा वो अब 2 महीना होगा मैक्सिमम, ना कि 3 महीना। पर इसको आज तक फोर्स में नहीं लाया गया, आज तक एक काम में नहीं लाया गया, आज भी 3 महीने की डिटेंशन होती है। और ये सारी चीज़ें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये यूएसए में तो आज तक देखने नहीं मिली हमको, लेकिन ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर होती थी। फिर बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की। तो एक्सेप्शंस अगले आर्टिकल पे चलते हैं जो कि आर्टिकल 23 है। तो आर्टिकल 23 में क्या क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी इंसान को बेच नहीं सकते, ट्रैफिक का मतलब है किसी भी इंसान को बेच नहीं सकते सामान की तरह, ठीक है। किसी भी वुमेन को उसका इमोरल ट्रैफिक नहीं कर सकते, यानी किसी वुमेन को नहीं बेच सकते, किसी बच्चे को नहीं बेच सकते। इसमें प्रोस्टिट्यूशन भी आता है, यानी कि वैश्या वाला जो बिजनेस है वो। फिर देवदासीज और स्लेवरी जो कि बॉन्डेड लेबर होता है ना, कि बंधुआ नौकर बना दिया, और जो दास प्रथा है इसको भी बंद करने की बात की गई है, ठीक है। किसी इंसान को बेचने के लिए और खरीदने के लिए बंद करने की बात की गई है। तो ये सब आर्टिकल 23 के अंडर आता है। तो इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार मतलब कि फोर्स लेबर, यानी कि आपको जबरदस्ती आपसे काम कराया गया, उसके लिए आपको पैसे भी नहीं दिए गए, तो ये बेगार होता है, ठीक है, या फिर उसके लिए बहुत कम पैसे दिए गए, ठीक है। और भी जितने फॉर्म्स है फोर्स लेबर के, उन सभी में भी ये सारी चीज़ें बंद की गई हैं कि आपको फोर्स लेबर नहीं करवाया सकता आपसे, आपको खरीदा बेचा नहीं जा सकता, ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये जो राइट है ये सारे के सारे लोगों के पास अवेलेबल हो, चाहे सिटीजन हो, चाहे फॉरेनर हो, चाहे कोई लीगल पर्सन हो। और ये जो राइट है ये स्टेट और प्राइवेट एक्शन दोनों के ही अगेंस्ट अवेलेबल है, यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ करती है जिससे आपको फोर्स लेबर करना पड़ रहा है, आपसे ज़बरदस्ती काम निकलवाया जा रहा है, या फिर आपको बेच खरीद रही है गवर्नमेंट, या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ऐसा करता है, तो दोनों के खिलाफ ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अवेलेबल है। अब ये जो फोर्स लेबर है इसमें क्या होता है कि ये दोनों ही चीज़ें अवेलेबल करता है, कि मतलब फिजिकल फोर्स किसी को मार झटका करके आप जो है उससे काम निकलवा रहे हो, या फिर लीगल फोर्स यानी कि कोई लॉ पास कर दिया जिसके थ्रू उसको काम करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती अपनी मर्जी के खिलाफ, या फिर कोई ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन भी है उसकी जिसकी वजह से उसको काम करना पड़ रहा है उसकी मिनिमम वेज के अंडर, यानी कि जितना वेज मिलना चाहिए उसको उतना नहीं मिल रहा है, उससे भी कम में काम करना पड़ रहा है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन जो है ये फोर्स लेबर में आती हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, स्टेट जो है कंपलसरी सर्विस डाल सकता है कि आपको काम करना ही करना है कुछ कंडीशन में, जैसे कि मिलिट्री और सोशल सर्विस है। मान लीजिए किसी से वॉर हो गई, वॉर में हमारे सेना के लोग कम पड़ रहे हैं, तो आपसे बोला जा सकता है कि सिविलियन सब आके वॉर में शामिल हों एज अ
सिपाही के तौर पे शामिल हो, कहाँ पे, सोल्जर के तौर पे शामिल हो, कहाँ पे, आर्मी में, ताकि देश को सर्व कर सके। वो सोशल सर्विस में भी आपको ज़बरदस्ती इंक्लूड किया जा सकता है, जिसके लिए स्टेट बाउंड नहीं है पे करने के लिए, ठीक है, आपको पैसा मिलेगा उसके लिए, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। अब ऐसा करते टाइम पे स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी भी रिलीजन में, रेस में, कास्ट में या फिर क्लास में, कि इस रिलीजन के लोगों को ही प्रमोट किया जा रहा है आर्मी में, या फिर इस कास्ट के लोगों को ही आर्मी में डाला जा रहा है, बाकी कास्ट अछूता रह गया। तो ये सब नहीं कर सकता स्टेट। अब इसके लिए कुछ लॉस पास किए गए हैं, जैसे कि मॉरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में ये था कि मैन और वुमेन दोनों को ही बराबर का वेज मिलना चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए। आर्टिकल 24 में है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं किया जाना चाहिए, उनको उसमें रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए रोकने के लिए इस चीज़ को, कि उनको जैसे होता है ना कि ढाबे पे चाय वाले के यहाँ बच्चे जो काम करते हैं, या फिर जो है आपको देखने मिलेगा कि फायर वर्क में, या फिर कोई ग्लास मेल्टिंग इंडस्ट्री, या फिर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में, जो हार्मफुल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर जो काम करते हैं बच्चे, तो उन हजारियस एक्टिविटीज़ में रोकने के लिए, जो कि 14 साल के नीचे के बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको रोका गया है कि 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर रेलवे या फिर फैक्ट्री या फिर माइन में काम नहीं करने दिया जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्मलेस है, इनोसेंट वर्क में भी नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। फिर इसके लिए जो लॉ पास हुआ वो था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसको अमेंड किया गया बाद में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट को 2016 में, और इसका नाम चेंज हो गया चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986। तो इसमें एडोलेसेंट को भी ले आए हैं, यानी कि 14 से ऊपर के जो बच्चे हैं, 14 से 18 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको भी ले आए हैं। तो इन्होंने अब ये बोल दिया कि 14 साल के बच्चे के जितने भी नीचे हैं उनको तो किसी भी चीज़ में काम नहीं करना है, किसी भी ऑक्यूपेशन में काम नहीं करना। 14 से 18 वाले काम कर सकते हैं, पर कुछ हजार्डुअस चीज़ों में काम नहीं कर सकते, जो कि उनके लिए खतरनाक है, ठीक है। अब इसके लिए पनिशमेंट भी है। पनिशमेंट ये है कि अगर कोई मालिक किसी ऐसे बच्चे को एम्प्लॉय करता हुआ पाया गया तो उसको 6 महीने से 2 साल की सज़ा हो सकती है, या फिर 20,000 से 50,000 की सज़ा का जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों ही हो सकता है। और अगर बार बार ऐसी चीज़ें करता है तो उसको 1 साल से 3 साल तक की भी अरेस्ट हो सकती है। तो ये तो बस इतना था इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 25 to 28, ठीक है, जो कि हमारा थोड़ा सा कल्चरल राइट से रिलेटेड है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।